हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की है आ, और इसकी विशेषताएं क्या हैं। यहाँ से प्रश्न आपको परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये क्वेश्चन खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। तो अगर भारत के जलवायु की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तुरंत आंसर देना होता है कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, और पूरे विश्व में मानसूनी जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु ही दो मात्र ऐसी जलवायु हैं जिनकी उत्पत्ति वायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से जुड़ा हुआ है। और एक यही कारण है कि जब और वायु दाब पेटियां सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से जुड़ी हैं। यही कारण है कि दोनों की दोनों जलवायु एक खास समय में ही वर्षा प्राप्त करती हैं। खैर, और दोनों क्षेत्रों की जलवायु में तापमान और वायु दाब की स्थितियां सालों भर बदलती रहती हैं, जिसके चलते वायु प्रवाह की स्थितियां बदलती हैं। वैसे मानसूनी जलवायु कहते किसको हैं, तो साल के 6 महीने जिस दिशा में हवा बहती है, ठीक उसके विपरीत अगले 6 महीने में हवा की दिशा विपरीत हो जाती है। तो ऐसे वायु प्रतिरूप वाले जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसून जो जलवायु है, इसमें मानसून शब्द मौसम से बना है, और यह शब्द अरब जोग्राफर्स द्वारा दिया गया था। तो भारत के जलवायु की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हमें जलवायु के विभिन्न पक्षों को देखना होगा। तापमान, वायु दाब, शीत दशा, ग्रीष्म दशा, वर्षा की दशा, शरद की दशा। तो इस आधार पर तापमान और वायु दाब को देखते हुए तथा वर्षा की स्थिति और तापमान की स्थिति को देखते हुए संपूर्ण भारत की जलवायु को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है शीतकालीन ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, और चौथा है शरद ऋतु। शीत ऋतु जो होती है, इसका काल दिसंबर से फरवरी तक होता है। वास्तव में इस समय सूर्य दक्षिणायन हो चुका रहता है, और दक्षिणायन होने के कारण शुरुआत में ही जब ये सूर्य दक्षिणायन होता है तो उस समय उत्तरी पश्चिमी भारत में धीरे धीरे उच्च वायु दाब की स्थिति बनने लगती है, और शीतकाल के मध्य शीतकाल में अगर हम बात करें तो उस समय उच्च दाब की स्थिति काफ़ी उच्च वायु दाब की स्थिति बन चुकी होती है उत्तरी पश्चिमी भारतीय हिस्से में। और शीत का प्रभाव खास करके दिसंबर और जनवरी जो होता है, यह सबसे ठंडा महीना होता है इस समय का, और शीत का प्रभाव काफ़ी होता है। और इस प्रभाव में खास करके उत्तरी भारतीय मैदानी हिस्सों में शीत लहरी चलती है, कोल्ड वेव्स चलती है। पूरा का पूरा उत्तरी भारतीय मैदानी भूभाग पाला के प्रभाव में होता है। तापमान काफ़ी गिर चुका होता है, लगभग औसतन 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है मैदानी हिस्सों में, लेकिन उत्तरी पर्वतीय हिस्सों में इससे भी नीचे तापमान गिर चुका होता है। 25 डिग्री की समताप रेखा जो होती है, यह भारत के मध्यवर्ती हिस्से में खास करके ताप्ती घाटी और महानदी घाटी से होकर गुजरती है। दूसरी तरफ इस काल में चूंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवात की स्थिति होती है, और वहां से जेट स्ट्रीम के कारण इस शीतोष्ण चक्रवात को उत्तरी भारतीय भूभाग तक लाया जाता है, जिसके चलते उत्तरी भारतीय मैदानी हिस्से में शीतकालीन वर्षा होती है। इस शीतकालीन वर्षा को राजस्थान के क्षेत्र में मावट की वर्षा कहते हैं। यह वर्षा शीतोष्ण चक्रवात के रूप में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तरी भारतीय मैदानों में प्रवेश करती है। ये चक्रवात दिसंबर से लेकर फरवरी तक सक्रिय रहते हैं, और प्रत्येक महीने 4 से 5 चक्रवात आते हैं। भारत में ये विक्षोभ के रूप में पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं, और इसलिए इसको शीतकालीन मानसून के नाम से जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दक्षिणी भारत की शीतकालीन भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली वर्षा के रूप में जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो उस समय चूंकि
उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा चलती है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में जाती है, और यह हवा जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है और तो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता का संग्रहण कर लेती है। और यही हवा जब दक्षिणी भारतीय भूभाग में खास करके तमिलनाडु के ऊपर से होकर गुजरती है तो इस क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में काफ़ी वर्षा करती है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो दक्षिणी भारतीय भूभाग खास करके प्रायद्वीपीय हिस्सा जहां उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, वहीं उत्तरी भारतीय मैदानी भूभाग शीतोष्ण चक्रवात या विक्षोभ के रूप में पश्चिमी जेट द्वारा लाए गए विक्षोभ के रूप में वर्षा प्राप्त करता है। तो आप अगर देखें तो शीतकालीन वर्षा पूरे भारत में है, मध्यवर्ती हिस्से को छोड़कर उत्तरी भारतीय मैदान और दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सा। तो लेकिन उत्तरी भारतीय मैदान में जो शीतकालीन वर्षा होती है वह औसतन 50 सेंटीमीटर तक होती है। यह राजस्थान से लेकर असम तक होती है। असम तक पहुंचते हुए इस वर्षा की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी रहती है। इस समय की वर्षा से गेहूं की फसल तथा रबी की अन्य फसलों को काफ़ी लाभ मिलता है। खैर, फरवरी के बाद मार्च से मध्य जून तक जो स्थिति होती है, जो जलवायु की दशा होती है भारत में, वह ग्रीष्म ऋतु की होती है। इस समय सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होने लगता है, विषुवत रेखा को पार करके उत्तरायण होने लगता है, और जैसे जैसे उत्तरायण होता जाता है, कर्क रेखा की ओर बढ़ता जाता है, भारत में गर्मी बढ़ती जाती है। यह गर्मी उच्चतम ताप के रूप में राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, और साथ ही साथ सूर्य के उत्तर की ओर आने से इसके द्वारा सूर्य की लंबवत स्थिति के कारण बनाई जाने वाली निम्न वायुदाब पेटी अभिसरण मेखला, जिसको आप कहते हैं, विषुवत रेखा के ऊपर जो बनती है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, वह भी खिसकती जाती है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र को छोड़कर सूर्य के साथ साथ यह ITCZ जो है वह लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आकर स्थापित हो जाता है। सूर्य जब कर्क रेखा पर पूरी तरह से लंबवत हो जाता है तो यह ITCZ या निम्न दाब अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला जो होती है या इसके कारण उत्पन्न निम्न दाब क्षेत्र जो होता है वह शिवालिक के दक्षिण उत्तरी भारतीय मैदान में स्थापित हो जाता है। लेकिन सबसे अधिक निम्न दाब की स्थिति उत्तर पश्चिमी भारत में पैदा हो जाती है। उस समय जलवायु की स्थिति यह होती है कि निम्न दाब की स्थिति ITCZ तो स्थापित हो जाता है, लेकिन जून तक, लगभग 21 जून तक क्या कहते हैं कि ITCZ उत्तरी भारत मैदान में स्थापित हो जाता है, और दूसरी तरफ जेट स्ट्रीम की स्थिति पूरी तरह से उत्तरी भारतीय मैदान को छोड़ नहीं पाती है। होता यह है कि इस दोनों के मौजूदगी में जब तक जेट स्ट्रीम हटता नहीं है तब तक गर्मी के बावजूद भी निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जेट स्ट्रीम के कारण ऊर्ध्वमुखी संवहन धाराओं की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। फलस्वरूप गर्मी में वर्षा नहीं होती है, गर्मी में भयंकर गर्मी पड़ती है, लू बहती है, और स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं कि तड़ित झंझा के साथ आंधियां आती हैं, भयंकर आंधी आती है। इन आंधियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और इन आंधियों के नाम एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूर्वी भारत में ये जो आंधी तूफान आते हैं ग्रीष्म काल में, इसको हम नॉर्वेस्टर कहते हैं, वही बांग्लादेश में इसको काल बैसाखी कहते हैं। तो यह जो मानसून वर्षा ऋतु या मानसून के पूर्व जो ग्रीष्मकालीन आंधी तूफान आते हैं, वास्तव में इसका कारण स्थलीय गर्म और शुष्क हवा तथा आर्द्र समुद्री हवाओं का मिलना होता है, जिसके चलते इस तरह के तूफान जनरली तड़ित झंझा के साथ आते हैं, भयंकर रूप में आते हैं। इसी को हम बारदोली छीड़ा भी कहते हैं असम में, और इसी का नाम, हाँ, इस बारदोली छीड़ा असम में कहते हैं, जिसमें ओले गिरने के साथ छींटे के रूप में बारिश होती है। कर्नाटक में, दक्षिणी भारत में भी इसी समय वर्षा होती है। कर्नाटक में जो वर्षा होती है
मानसून के पूर्व उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से कहवा की फसल को काफ़ी लाभ पहुंचता है, साथ ही आम की फसल को भी लाभ पहुंचता है। इस तो जब आम की फसल को लाभ पहुंचता है तो इसको आम्र वृष्टि भी कहते हैं, मैंगो शावर। तो इन वर्षा को पूछा जाता है कि ये स्थानीय स्तर पर आने वाले आंधी तूफान के रूप में आने वाली वर्षा किस नाम से जानी जाती है, इसे जरूर याद रखेंगे। खैर, तो मई तक का महीना दक्षिण भारत में भी सबसे गर्म महीना होता है। इसके बाद मई और जून जून जो है उत्तरी भारत का सबसे गर्म महीना होता है। खास करके उत्तरी पश्चिमी भारत में बहुत गर्मी होती है। राजस्थान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के पारे को पा चुका होता है, और इसके चलते निम्न वायुदाब की स्थिति बनती तो है, लेकिन उसके ऊपर जेट स्ट्रीम की स्थिति चूंकि बनी रहती है, इसलिए मानसूनी हवाएं आकर्षित नहीं हो पाती हैं। धीरे धीरे हाँ, इस गर्मी के प्रभाव में अब क्या होता है कि 21 जून के बाद स्थिति बदलती है। खास करके मध्य जून से सितंबर तक की अवधि जो होती है, भारत में वर्षा की अवधि होती है, और यह वर्षा मानसूनी हवाओं के रूप में होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के रूप में होती है। लेकिन इस मानसूनी वर्षा की उत्पत्ति के कारणों को अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहला कारण है ITC-Z का स्थापित होना उत्तरी भारतीय मैदान में, खासकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ। दूसरा कारण है कि तिब्बत का पठार और हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र चूंकि बर्फ आच्छादित क्षेत्र होता है, इसलिए यहाँ पर अल्बेडो बहुत ज़्यादा होता है। इस अल्बेडो के कारण ऊपर गर्म संवहन हवाएं ऊपर उठती हैं, और ये गर्म संवहन हवाएं क्षोभ सीमा के पास पहुंचने के बाद एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है तो दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर जो शाखा मुड़ती है, यह चलती तो दक्षिण की ओर विषुवत रेखा की ओर है, वहां से क्षोभ सीमा के पास, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, लेकिन यह अपने दाहिने मुड़ जाती है और अरब सागर में विषुवत रेखा के पास पहुंचते पहुंचते यह काफी भारी हो चुकी रहती है और नीचे उतरती है। फलस्वरूप अरब सागर पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है, और दूसरी तरफ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में गर्मी के कारण निम्न दाब की स्थिति बनती है। इसलिए तीसरी स्थिति जैसे ही पैदा होती है वैसे ही भारत में मानसून वर्षा प्रवेश कर जाती है, और वो स्थिति है जेट स्ट्रीम का हटना। जब तक जेट स्ट्रीम उत्तरी भारतीय मैदान पर कायम रहता है तब तक अपने नीचे प्रति चक्रवाती स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसके चलते गर्मी में बहुत गर्मी के बावजूद भी वर्षा नहीं हो पाती है, और जैसे ही मध्य जून तक जेट स्ट्रीम उत्तरी भारतीय मैदान से शिफ्ट कर जाता है उत्तर की ओर, वैसे ही ये तीनों कंडीशन एक साथ मिलते हैं, और उत्तरी भारतीय मैदान के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी भारत का उत्तरी पश्चिमी मैदानी हिस्सा, पंजाब का पूर्वी हिस्सा सर्वाधिक निम्न दाब का हिस्सा होता है। उत्तरी भारतीय मैदान भी काफ़ी गर्म हो चुका होता है, यहाँ भी निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है, और यह संपूर्ण क्षेत्र अपने समीपवर्ती हवाओं को आकर्षित करता है। तो हिमालय के उत्तर की हवा हिमालय की उपस्थिति के कारण नहीं आ पाती है, और अरब सागर की आर्द्रता भरी हवा इस क्षेत्र को भरने चली आती है, और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि ITC-Z 25 डिग्री अक्षांश के साथ स्थापित हो चुका होता है भारत के ऊपर, जो कि खुद निम्न दाब का क्षेत्र होता है। और इसके अलावा तापीय प्रभाव के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान गर्म हो चुका होता है और निम्न दाब की स्थिति बनी रहती है। तो विषुवत रेखा से ITC-Z 25 डिग्री पर स्थापित हो जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध की जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं हैं वह इस ITC-Z में प्रवेश करने के लिए विषुवत रेखा को पार करके 60 डिग्री से 80 डिग्री देशांतर के बीच विषुवत रेखा को पार करके भारत में घुसती है, और यही एक ऐसा देशांतर है जहां पर ये दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं विषुवत रेखा को पार करती हैं और कहीं नहीं करती हैं। तो हाँ, तो मैं बता दूं कि ये अरब सागर में दक्षिणी गोलार्ध की उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं घुसती हैं और अपनी विषुवत रेखा को पार करने के बाद अपने दाहिने मुड़ जाती हैं और भारतीय प्रायद्वीपीय हिस्से में घुसती हैं। तो भारतीय प्रायद्वीपीय हिस्से में घुसने से पहले पश्चिमी घाट पर्वत इनको रोक लेता है, और उसके पश्चिमी ढाल पर काफ़ी बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। उसके नीचे की शाखा जो कि फिर वही शाखा
पश्चिमी घाट पर्वत को पार करके पूरब की ओर बहता है, प्रायद्वीपीय हिस्से से गुजरता है, वृष्टि छाया प्रदेश बनाता है और फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के नीचे की हवाएं सीधा बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए उत्तरी पूर्वी भारत में प्रवेश करती हैं और इस तरह से भारत में मानसून विस्फोट की घटना होती है। इसको हम मानसून, चूंकि यहाँ पर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने की, जैसे ही जेट स्ट्रीम भरता है निम्न वायुदाब क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं प्रवेश कर जाती हैं और एक वर्षा स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इस घटना के कारण इसको हम मानसून विस्फोट भी कहते हैं। खैर, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सामान्य रूप से अंडमान निकोबार में 20 मई, केरल के मालाबार तट पर 1 से 5 जून, कोलकाता और मुंबई में 10 से 14 जून, इसी तरह से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में यह 25 से 30 जून तक पहुंच जाता है और सुदूर पश्चिम में लगभग 1 जुलाई तक पहुंच जाता है। असम में 5 जून तक यह पहुंच जाता है और मुश्किल से अभी यह 1 महीना भी रुका नहीं होता है कि फिर लौटने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम मानसूनी इस काल को वर्षा का काल कहते हैं, जो कि मध्य जून से सितंबर तक पाया जाता है। और इस काल में जो निम्न दाब निर्माण होता है उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में, इसको हम मानसूनी गर्त कहते हैं। इस मानसूनी गर्त पर हिमालय और सूर्य की लंबवत स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। दोनों ताप को प्रभावित करते हैं। सूर्य उष्णता को बढ़ाता है तो हिमालय उष्णता को कम करता है और इसी के कारण इस मानसूनी गर्त में दोलन होता है। अगर यह अपने निश्चित अक्षांश से उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाए तो मानसूनी वर्षा का होना रुक जाता है। इसको मानसूनी विच्छेद कहते हैं। और हाँ, मानसूनी विच्छेद कहते हैं। हाँ बच्चों, तो इस मानसूनी गर्त के दोलन के कारण मानसूनी विच्छेद की घटना होती है। साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यह मानसूनी शाखा 2 भाग में विभाजित हो जाती है। एक शाखा अरब सागर की शाखा के रूप में होती है, जो सीधा उत्तर की ओर बढ़ती चली जाती है, राजस्थान से गुजरती जाती है और इसके रास्ते में कोई अवरोधक नहीं होता है, इसलिए यह सीधा हिमालय के पास तक पहुंचती है और उस क्षेत्र में ही वर्षा करती है। दूसरी शाखा जो होती है वह बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ती है। यहाँ पर यह मेघालय पर स्थित गारो खासी जयंतिया की कीपाकार स्थिति में फंस जाती है और इन श्रेणियों द्वारा इस स्थिति में फंसने के बाद यह पुनः पश्चिम की ओर मुड़ती है। यह शाखा यहाँ से हिमालय की उपस्थिति के कारण और संपूर्ण उत्तरी भारत में वर्षा करती हुई यह पश्चिम की ओर बढ़ती चली जाती है। सामान्य रूप से इस क्षेत्र में यहाँ यह 1141 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा करती है मासिनराम में, जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसके बाद यह पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तरी भारतीय मैदान से होकर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि इसमें आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। वर्षा होने से इसकी आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है और इस तरह से संपूर्ण उत्तरी मैदान में वर्षा हो जाती है। लेकिन अरब वर्षा की कुल मात्रा को अगर हम देखें तो अरब, जहां भारत में कुल वर्षा का 65% हिस्सा अरब सागर की शाखा से होता है, वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा मात्र 35% आर्द्रता प्रदान करती है। खैर, तो दूसरी तरफ अरब सागर की शाखा क्या होती है कि यह शाखा अरब सागर से पश्चिमी घाट होते हुए उत्तर की ओर बढ़ती है। इसकी एक शाखा जो है भारत में नर्मदा और ताप्ती के मुहाने से होकर गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बिहार तक पहुंचती है। दूसरी शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा करती है। अरब सागर द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी हिस्सों में वर्षा होती है। खास करके अरब सागरीय शाखा जो है महाबालेश्वर में 650 सेंटीमीटर वर्षा करती है, जबकि मुंबई में यह 190 सेंटीमीटर ही वर्षा करती है। दूसरी बात कि इसी प्रकार पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग की तुलना में
इस अरब सागरीय शाखा द्वारा ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में वृष्टि छाया का प्रदेश होता है, तो वहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, क्योंकि उतरती हुई हवाएं गर्म हो जाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं करती हैं। जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ऊपर चढ़ती हुई आर्द्र हवाएं होती हैं, जिसके चलते संघनन की क्रिया तेजी से होती है और भयंकर वर्षा होती है। तो खैर ये सारी बातें हैं। अब अगर हम देखें तो चौथी ऋतु जो है वो है शरद ऋतु। शरद ऋतु लौटते क्या कहते हैं अक्टूबर से मध्य दिसंबर के बीच होती है। यह लौटते मानसून का काल होता है। इसमें दिन के समय में उच्च तापमान होता है, लेकिन रात्रि में तापमान काफ़ी कम हो जाता है। दैनिक तापांतर काफ़ी बढ़ जाता है। मानसून धीरे धीरे सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण लौटने लगता है। मानसूनी हवाएं जिस रास्ते से आगे की ओर बढ़ी हुई होती हैं, उसी रास्ते पर पुनः वापस की ओर लौटने लगती हैं, और इस काल में उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, और जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से उत्तरी पूर्वी मानसून की शाखाएं या हवाएं जब दक्षिणी प्रायद्वीपीय तटीय क्षेत्रों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों से टकराती हैं तो चक्रवाती तूफान पैदा करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में ये हवाएं चक्रवाती तूफान पैदा करती हैं, और यही तूफान जब दक्षिणी प्रायद्वीप के पूर्वी तटों से टकराते हैं तो काफ़ी वर्षा करते हैं। इस चक्रवात का प्रभाव, इस लौटते मानसून के द्वारा उत्पन्न चक्रवात का प्रभाव संपूर्ण पूर्वी तट पर देखा जाता है। तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर तीव्र चक्रवातीय तूफान इस काल में विकसित होते हैं, जो अपनी उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और पूर्वी तट पर भारी वर्षा करते हैं। तो ये थी भारत की जलवायु। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। जलवायु, मानसूनी जलवायु जो है, यह शब्द कहाँ से लिया गया था, किस पर आधारित है, किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है अलग अलग ऋतुओं में तापमान और वायुदाब की स्थिति के अलावा आपको ये ध्यान देना होता है कि वर्षा किस प्रकार से होती है, किस कारण से होती है और क्या कहलाती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में मानसून के पूर्व होने वाली वर्षा को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। बारदोली छीड़ा कहाँ होता है, चेरी ब्लॉसम कहाँ होता है, मैंगो सावर कहाँ होता है, काल बैसाखी कहाँ का है, नॉर्वेस्टर कहाँ की वर्षा है। तो बारदोली छीड़ा असम, काल बैसाखी बांग्लादेश, इसी तरह से आपका नॉर्वेस्टर उत्तरी पूर्वी भारत, संपूर्ण उत्तरी पूर्वी भारत। इसी तरह से आपका चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, मैंगो सावर कर्नाटक। तो इस तरह से ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरी बात की वायुदाब की स्थिति और निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब की स्थिति का क्षेत्र कौन होता है। ITCZ किस क्षेत्र पर अक्षांश पर स्थापित हो जाता है। ITCZ को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। मानसूनी एकाएक मानसूनी विस्फोट के कारण जो वर्षा प्रारंभ होती है भारत में, वास्तव में इस मानसूनी एकाएक मानसूनी विस्फोट के वास्तविक कारण कौन कौन से, उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। ITCZ क्या होता है ये भी आपको समझाना पड़ सकता है। इस तरह से मानसूनी शाखा की अगर बात करें, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो किस तरह से वर्षा करती हुई जाती है। यहाँ से भी आपको किस किस क्षेत्र में कितनी, मतलब कि कब ये प्रवेश करती है मानसूनी शाखाएं, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यह सैद्धांतिक नहीं है, यह आपने केवल स्थिति या दशाओं का वर्णन किया है। तापमान स्थिति, वायुदाब की स्थिति, इन सब का वर्णन किया है। दूसरा सेक्टर इसका भारतीय मानसून या जलवायु का, चूंकि जलवायु मानसूनी है तो मानसून की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझाएं। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, आपने वीडियो देखा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नॉलेज की ज़रूरत थी, आपने ली, आप हमें ये दे सकते हैं। थैंक यू।